हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवध और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो अवध और बंगाल ये दोनों स्वतंत्र हो चुके थे। किससे? मुगल से। इन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के आने पर इनके जो नवाब थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे कैसे अंग्रेजों ने इन पर कब्जा किया, सभी को अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई है वो थी आधुनिक काल का इतिहास, तो उसकी फर्स्ट वीडियो थी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज की जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है। तो अवध के नवाब, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अवध भारत के उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसका जो नाम था ये अयोध्या से लिया गया, जो प्राचीन कौशल देश की राजधानी थी। 18वीं शताब्दी में अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा जिसके नवाबों ने 1856 तक शासन किया। 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुआ किससे? मुगलों से। देखिए कैसे हुआ। सदात अली खां प्रारंभ में अवध में मुगल सम्राट का प्रांतीय शासक था। यानी जो ये था सदात अली खां, ये मुगल सम्राट था तो उसका एक प्रांत हुआ करता था अवध, तो इसका ये शासक था। लेकिन इसने 1724 को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी मृत्यु तक ये अवध पर इसने शासन किया। रीज़न क्या था स्वतंत्र घोषित करने का? औरंगजेब के बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ जो मुगलों की शक्ति थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, जिस कारण जो राजा थे वो विद्रोह करके अपने अलग होते गए, जिसमें अवध और बंगाल मेन है। बिल्कुल उसी को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अवध उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में स्थित क्षेत्र में फैला हुआ है। ये गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है। ये देखिए, ये है अयोध्या। अब हम देखते हैं आगे। अवध के नवाब, जैसे आपको बताया कि जो अवध था उसकी राजधानी अयोध्या, उसकी जो राजधानी थी वो थी फैज़ाबाद थी। प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ ने नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया, तो अवध की जो राजधानी फैज़ाबाद हुआ करती थी। तो अवध के नवाब देखिए, सदात अली खां सबसे पहले, जिसको बोला जाता है स्वतंत्र। जब इसे स्वतंत्र किया, बिल्कुल मुगलों से स्वतंत्र हुए, तो इनका संस्थापक माना जाता है कि ये पहले शासक थे स्वतंत्र अवध के। 1724 से 1739 तक। उसके बाद आए सफदरजंग 1739 से 1754 तक, इसके दामाद। उसके बाद शुजाउद्दौला 1754 से 1775, ये लिखा हुआ है नंबरिंग का, कैसे कैसे कौन कौन से आए। असफदौला 1775 से 1797 तक। ये आप देख रहे हैं टेबल ट्री, इसी हिसाब से हम बिल्कुल अच्छे से एक एक राजाओं के बारे में हम कवर करेंगे। जो वीडियो लाने का मकसद यही होता है कि जो उसका कंटेंट रहे वो इस हिसाब से रहे कि आपको एक ही बार में सभी चीज़ें समझ में आ जाए। थोड़ा टाइम लगता है हमें ये सब चीज़ें कलेक्ट करने में कि कौन से एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से चीज़ें कैसे पूछी गई हैं, तब हम वीडियो का कंटेंट बनाते हैं। 2 से 4 दिन इसीलिए इन सब चीज़ों में लग जाता है, ताकि जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए वो अच्छे कंटेंट के साथ यूज़फुल वीडियो प्रोवाइड की जाए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। वज़ीर अली 1797 से 1798, सादर अली खां 1798 से 1814, गजाउद्दीन हैदर अली खां 1814 से 1887, अली शाह, तो इसके बाद ये 7वें नंबर पे। उसके बाद कौन था? नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 1837। उसके बाद अली शाह 1837 से 1842। उसके बाद अमजद अली शाह 1842 से 1847। देन सबसे आखिरी जो शासक हुए वो थे वाजिद अली शाह 1847 से 1856। उसके बाद 1857 तक तो अंग्रेज़ों ने जब तक पूरे भारत में लगभग में कब्जा कर ही लिया था। फिर 1857 का विद्रोह भी हुआ था। तो जैसे जैसे हमारी आधुनिक भारत की वीडियो आती रहेगी तो लगभग हम सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। अब है बंगाल के नवाब, वो था अवध का। बंगाल के नवाब के बारे में भी देखिए, ठीक है। ये भी अलग हुआ था, मुर्शिद कुली खां। तो ये 1713 से 1727 तक शासक रहे, तो ये भी मुगलों से अलग हो गए, अपने एक अलग राज्य की स्थापना की। शुजाउद्दीन, स्थापना क्या की? मतलब राज्य तो पहले ही था बंगाल, तो ये इसके स्वतंत्र शासक हुए, ऐसा कहा जा सकता है। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी। उसके बाद सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी। उसके बाद अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी। मीर जाफ़र 1757 से 1760 ईस्वी। फिर मीर जाफ़र दोबारा बना था 1763 से 1765 ईस्वी तक। इससे बीच में जो अंतराल में था वो था मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। फिर निज़ामुद्दौला
1765 से 1766 ईस्वी, और सैफुद्दौला जो आखिरी था 1766 से 1770 ईस्वी। तो इन सभी शासकों के बारे में हम अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, और कौन कौन सी संधियाँ हुई अंग्रेज़ों के साथ, कौन कौन से युद्ध हुए, सभी को अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले सआदत खां, तो ये अवध का स्वतंत्र शासक जो हुआ। सआदत खां अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, जिसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की। वर्ष 1722 में सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया। 1722 में कालांतर में इसने मुगल साम्राज्य से अलग स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने जैसे अवध का सूबेदार तो नियुक्त किया, लेकिन वही बात बाद में ऐसा हुआ कि जो मुगल था वो धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। तो बस ये मुगलों से अलग इसने अलग अवध राज्य की स्थापना की कि हम अब से अलग हैं। इसके समय जो राजधानी थी वो फैज़ाबाद थी, जो आपको पहले ही बता दिया। प्रेजेंट में अब इसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। तो इसकी जो राजधानी फैज़ाबाद हुआ करती थी। 1720 से 1722 तक उसने आगरा के सूबेदार के पद पर भी कार्य किया था। ठीक है, सआदत खान ने। उसके बाद देखिए कौन आया, सफदरजंग 1739 से 1754 ईस्वी। सआदत खां के बाद उसका भतीजा या दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। उसका वास्तविक नाम था मोहम्मद मुकीम था। सफदरजंग की उपाधि से मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने दी थी। जो सफदरजंग की उपाधि थी इसे मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने दी थी। वर्ष 1753 ईस्वी में गजीउद्दीन ने इसे प्राप्त किया सफदरजंग को, और अगले वर्ष 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। उसके बाद शुजाउद्दौला 1754 से 1775 ईस्वी। सफदरजंग के बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला अगला उत्तराधिकारी बना। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे। आसफुद्दौला, इसका वास्तविक नाम मोहम्मद यहदा मिर्ज़ा अमानी था। यह शुजाउद्दौला का पुत्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी से फैज़ाबाद की संधि करके कंपनी को 74 लाख रुपए वार्षिक देने का स्वीकार किया। आसफुद्दौला ने फैज़ाबाद की संधि इसने की थी। 1775 ईस्वी में अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री यूपी से रिलेट हो जाएगी। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यूपी वालों के लिए ज़्यादा है, जो यूपी एग्ज़ाम की तैयारी देते हैं कि अवध की राजधानी कब स्थानांतरित की गई। क्योंकि हम क्वेश्चन एनालिसिस करके इस चीज़ को वीडियो बनाते हैं, जैसे आपको पहले ही बताया। तो कब की गई, 1775 में। अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ, ये देखिए है अयोध्या। ठीक है, तो यहाँ से लखनऊ ये देखिए की गई। मैप के साथ भी चीज़ों को लाने का मकसद यही रहता है कि एक बार चीज़ें मैप के साथ अगर करवाई जाती हैं तो ज़्यादा देर तक वो याद रहती हैं। तो इसका मेन पर्पस यही रहता है। अब नवाबों का जो प्रमुख केंद्र हो गया वो लखनऊ हो गया। तो आज के टाइम में भी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आसफुद्दौला ने लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया, जिसका मुख्य वास्तुकार किफ़ायत उल्ला था। जो लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था। आगे देखते हैं वाजिद अली शाह। ये अवध के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। इसका कार्यकाल 1847 से 56 तक का था। वाजिद अली शाह का यह रंगीला शाह के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसे अबुल मंसूर मिर्ज़ा भी कहा जाता है। रंगीला शाह, अबुल मंसूर मिर्ज़ा, सबको वाजिद अली शाह को ही कहा जाता है। इसी के शासनकाल में लाल डलहौजी ने 1854 में आउटम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेज तो आए थे भारत में व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भारत को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अलग अलग सी ऐसे नीतियाँ लाए या ऐसे कानून लाए जिससे उन्हीं का फ़ायदा हो। तो बस ऐसी रिपोर्टें लाए, ये सब चीज़ करके उन्होंने सबसे पहले अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अवध विलय के बाद जेम्स आउटरम अवध का पहला चीफ कमिश्नर बना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वाजिद अली को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया गया। लेकिन वाजिद अली का 1857 के विद्रोह में शामिल भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए बनारस की पहली संधि, बनारस की दूसरी संधि, दोनों इंपॉर्टेंट है। बनारस की संधियाँ, संधि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और शाहजुद्दौला के बीच ये हुई।
ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला के बीच में हुई। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। इस संधि के अनुसार कड़ा तथा इलाहाबाद जिले अवध के नवाब के अधीन दे दिए गए थे। ठीक है, बनारस की संधि थी, पहली संधि जिसे बोला जाता है। किसके बीच? शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच थे। बनारस की दूसरी संधि 75 में हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी और चेत सिंह के बीच में ये हुई थी। अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें भी वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। बनारस की दूसरी संधि को फैजाबाद की संधि भी कहा जाता है। संधि के अनुसार कंपनी को 22 लाख रुपए वार्षिक देना तय हुआ। ये थी बनारस की दूसरी संधि। अब हम देखते हैं आगे बंगाल के नवाब। हम करेंगे बंगाल के नवाब के बारे में। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब तो हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो ये हमारी दूसरी वीडियो है। लेकिन इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास 43 वीडियो कम से कम उसकी हुई हैं टोटल। वो प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे हमारे मिल जाएगा। और मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो समथिंग ऐसे वो भी वीडियोस हैं अच्छे कंटेंट के साथ, जैसे आप ये देख रहे हैं मैप के साथ करवाई गई हैं। तो उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। आगे बंगाल के नवाब। बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न था, जिसमें आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार शामिल थे। इसके अलावा बाद में उड़ीसा भी शामिल हो गया था। तो वो हम देखेंगे किसके शासनकाल में शामिल हुआ और कब शामिल हुआ। ये वाला जो पार्ट है वो हमने शुरू में ही कर लिया कि किसके किसके बारे में कब इनका शासन रहा। अब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, जो संस्थापक माना जाता है स्वतंत्र बंगाल का। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव ढालने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को जाता है। 1700 में औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था 1700 में। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुश शान था। 1713 में फारूक सिंह के शाही फरमान के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हस्तक्षेप था बंगाल पर वो बढ़ता गया। 1717 में फारूक शेर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1717 में पहले एक दीवान नियुक्त हुआ था जब औरंगजेब ने नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां ने मुगलों की स्थिति कमज़ोर देखकर स्वतंत्र राज्य की घोषणा की स्थापना की। मुर्शिद कुली का अपना राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले गया। उसके बाद उसका नाम इसने मुर्शिदाबाद रखा। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी बंगाल की, वो ढाका से मकसूदाबाद ले गया, उसका नाम मुर्शिदाबाद रखा। 1719 में उड़ीसा भी बंगाल के अधीन हो गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के अधीन उड़ीसा कब आया? 1719 में आया था। आगे देखते हैं शुजाउद्दीन 1770 से 1739, ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था। इसी के समय 1733 में बिहार बंगाल के अधीन कर दिया गया था। 1733 में तब बिहार आया था। 1732 में शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को क्या बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, क्योंकि बिहार बंगाल के अधीन आ गया था। उसके बाद सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी, इसने आदम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। सरफराज खां ने इसके समय में उत्तर भारत में विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1740, यहाँ पे 1740 आएगा, ये गलती लगी। 1740 में अलीवर्दी खान ने से सरफराज खां घेरिया के युद्ध में परास्त हुआ। तो सरफराज खां परास्त हो गया। इस वजह से अलवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संपलित प्रदेशों का मालिक बन गया। अब जो शासनकाल आएगा वो आएगा अलवर्दी खां का, 1740 से 1756 ईस्वी। इसका मूल नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद खां था। अलवर्दी खां का जो मूल नाम था। अलवर्दी के शासन में बंगाल दिल्ली से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है, क्योंकि इसी के शासनकाल में ये दिल्ली से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। इससे पहले जो शासक हुए थे उसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली थी, लेकिन इसने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाई थी मुगलों से। ये बंगाल के वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है अलीवर्दी खां। इसकी उपाधि क्या थी? महावत जंग। ठीक है, ये दिल्ली से मुगलों के द्वारा इसे मिली थी।
अलीवर्दी खान मराठा आक्रमण रोकने में असमर्थ रहा था। जब मराठाओं पर आक्रमण हुआ तो उसे रोकने में असमर्थ रहा। अंत में अलीवर्दी खान ने 1751 में मराठाओं के साथ संधि कर ली। संधि के अनुसार अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के राजस्व का हिस्सा और 1,20,000 रुपये वार्षिक चोट देने का स्वीकार किया कि इतना वो पैसा देगा। तो ये संधि इसने मराठाओं के साथ की थी। सिराजुद्दौला, इसका मूल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद था। सिराजुद्दौला का 1756 से 1757। 1756 में नवाब ने कासिम बाजार पर आक्रमण किया और उसे अधिकार कर लिया। केवल 4 दिनों की घेराबंदी के बाद नवाब ने फोर्ट विलियम कोलकाता पर भी अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने सिराजुद्दौला कोलकाता का नाम इसने चेंज कर दिया क्योंकि इसका अधिकार हो गया, तो इसने कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर रखा और मानिक चंद को किले का प्रभारी बनाया। कोलकाता पर पुनः अधिकार हुआ अंग्रेजों का कैसे, वो देखिए। अंग्रेज अधिकारियों ने मद्रास से अपना सेना रॉबर्ट क्लाइव को कोलकाता में भेजा। इसका बहुत मेन रोल रहा था, ठीक है। जब भारत धीरे धीरे गुलाम बनता जा रहा था, इसकी नीतियाँ ही बहुत अजीब अजीब थी, तो इसी को भेजते थे अंग्रेज, रॉबर्ट क्लाइव को। तो मद्रास से अपनी सेना को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कोलकाता भेजा अंग्रेजों ने। क्लाइव ने मानिक चंद को रिश्वत देकर 1757 में कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। मानिक चंद को इन्होंने बहला फुसला के कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया, जिसे सिराजुद्दौला ने जीता था। अब हम देखते हैं आगे। अलीनगर की संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। अलीनगर कोलकाता का नाम चेंज करके किया था, लेकिन बाद में जब उनके शासनकाल में आया तो उन्होंने फिर अपना नाम कोलकाता ही रखा। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी अलीनगर की संधि। इसमें अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इधर थे सिराजुद्दौला। संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए समस्त सुविधाएं दी जाएं, यह फरमान था। कोलकाता में किले की मरम्मत की इजाज़त ये मिली। 1857 में अंग्रेज़ों ने कोलकाता में टकसाल स्थापित की, जिसमें सिक्के छापे जाते थे, उन्होंने ये भी स्थापित कर ली थी। तो ये थी अलीनगर की संधि। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव वाटसन 2 अंग्रेज़ थे और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। या ऐसा भी कहा जा सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। आगे हम देखते हैं प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध देखिए, उसके बाद भी और शासक आएंगे, लेकिन बीच बीच में जो जो चीज़ें होती गई वो हम साथ में करते जा रहे हैं। जैसे सिराजुद्दौला ने की संधि अलीनगर की, उसके बाद प्लासी का युद्ध भी इनके बीच में हुआ। इसके बाद भी शासक आए थे तो उनको हम देखेंगे। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश सेना के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। वही रॉबर्ट क्लाइव जो आपको बताया। प्लासी जो युद्ध हुआ, जो प्लासी नामक स्थान पे हुआ बंगाल में, वर्तमान में नदिया जिला, तो वहाँ पे ये है। युद्ध के प्रमाण देखिए क्या क्या हुए प्लासी के युद्ध के। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत में वृद्धि हुई। बंगाल के नवाब की शक्ति कम होती गई। ये युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि बंगाल के नवाब की शक्ति कम हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे और मजबूत होती गई। आगे देखिए क्या हुआ। मीर जाफर प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखिए अंग्रेजों ने बनाया, ठीक है। अब यहीं से यह सिद्ध होता था कि अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जो नवाब थे वो अंग्रेजों के कठपुतली साबित होते जा रहे थे। ये देखिए ये कंपनी के हाथ में कठपुतली था, जो आपको अभी बता दिया। तो मीर जाफर एक कठपुतली था, क्योंकि नियुक्त ही किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। तो उसी के चाल चलन पर ये चलेगा। बंगाल में सभी फ्रांसीसी व्यक्तियों को मीर जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया कि फ्रांसीसियों का कब्जा ना हो पाए और अंग्रेज का दबदबा बना रहे। ये सब चीज़ें थी। इतना पॉलिटिक्स उस टाइम था। मीर जाफर को क्लाइव का गिदड़ भी कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन ये युद्ध के बाद था रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था प्लासी के युद्ध में। किसका? सिराजुद्दौला का।
लेकिन युद्ध के समय कौन था? वो था रोजर ड्रेक था। अब ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वो था रोजर ड्रेकर था। और युद्ध के बाद कौन हुआ, वो था रॉबर्ट क्लाइव था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके शासनकाल में अंग्रेजों की बांटो व राज करो की नीति का आरंभ हुआ मीर जाफर के शासनकाल में, क्योंकि वो अपने असली चेहरे, असली रंग अंग्रेज दिखा चुके थे। 1760 में बंगाल के नए गवर्नर मैनिस्ट के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया। 1760 में बंगाल का नए गवर्नर आया तो उसने मीर कासिम को नवाब बनाया, मीर जाफर की जगह पर मीर जाफर को उसने हटा दिया। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। मीर कासिम एक अयोग्य शासक था। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों और तोड़दार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना की। अयोग्य शासक इसलिए था, इसे भी किसी अंग्रेज ने ही बस गद्दी पर बिठा दिया था। मीर कासिम को अंग्रेजों को 3 बार पराजित किया था। मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार पराजित किया था। कौन कौन से में? कटवा का युद्ध, गोरिया का युद्ध, उदय नाला का युद्ध 1763 में। परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने मुंगेर छोड़कर पटना में शरण ले ली थी और इसे कुछ पेंशन देके वहीं पे भेज दिया गया था। आगे हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। तो मीर कासिम, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेन माना जाता है, इनके बीच में ये हुआ था। युद्ध का कारण क्या था? बक्सर का जो युद्ध हुआ उसका मेन कारण क्या था? बंगाल के नवाब द्वारा व्यापार विशेषाधिकार का दुरुपयोग, यानी जो बंगाल के नवाब थे वो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने, जो बंगाल के नवाब ने नियम बनाए थे तो उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज। कंपनी की उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षाएं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो मांगे मांगती थी कि हमारी ये मांगे पूरी की जाए, वो मांगे पूरी की जाए, तो जो ये नवाब थे वो तंग आ चुके थे। वो अपनी हर बात मनवाने में लगे हुए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। मीर कासिम का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र, मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया कि हाँ, इनको कैसे रोका जाए, इनका दबदबा भारत में या बंगाल में बढ़ता जा रहा है। तो ये सब मेन कारण थे। युद्ध का परिणाम कारण निकला अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। इलाहाबाद की संधि और भारत में अंग्रेजों में भारत विस्तार, ठीक है, अंग्रेजों का भारत में विस्तार और बढ़ने लगा। अब इलाहाबाद की संधि को अभी भी हम आगे करेंगे। 2 संधियां हुई थी इलाहाबाद की, उसको हम आगे करेंगे। उसके बाद निज़ामुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी। 1765 में पिता मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका अल्प व्यापक पुत्र नवाब बना। बंगाल की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना ने एक नियुक्ति की कि बंगाल की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए नवाब प्रति वर्ष 5 लाख रुपए देने को तैयार हुए। लेकिन जो बंगाल में सेनाएं रहेंगी वो अंग्रेजी रहेंगी। इसका अंग्रेजों को 2 फायदा हुआ। एक तो उनको पैसे मिलते थे 5 लाख रुपए वार्षिक। दूसरा, जो अंग्रेज सेना रखने से एक ये नुकसान था बंगाल का कि जो अंग्रेज थे वो सभी खुफिया जानकारी अपने जो रॉबर्ट क्लाइव या और जो गवर्नर थे उनको देते थे, ठीक है। जिस कारण जो बंगाल के नवाब थे उनकी कोई रणनीति, किसी चीज़ का विचार कर रहे हैं, कोई रणनीतियाँ कर रहे हैं, अंग्रेज के खिलाफ कोई विद्रोह करना चाह रहे थे, तो ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर टाइम यहाँ राजा का वो होता था तो वहाँ पे उसकी सेनाएं नियुक्त होती थी। जिस कारण ये सब संधि हुई जो पहले, तो जिस कारण बंगाल की सुरक्षा के लिए अंग्रेज भी दिए गए और उनके उल्टे पैसे भी दिए जाते थे, जिसमें 5 लाख रुपए वार्षिक कर देना तय हुआ था। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। रॉबर्ट क्लाइव फिर आया 1765 में। उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की। अब इसमें हम देखेंगे 2 संधियों के बारे में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में। तो देखिए दोनों संधियों के बारे में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ये देख सकते हैं आप, हुई।
तो संधि की प्राथमिकताएं क्या क्या थी वो देखिए, क्या इन पर क्या क्या विचार किया गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि, कंपनी को कौन कौन से अधिकार, क्या क्या चीज़ मिले। कंपनी को दीवान अधिकार, शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, तो यानी जो टैक्स बोला जाए, राजस्व जो मेन पैसा होता है वो अब अंग्रेज वसूला करेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। वार्षिक पेंशन, कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। इसके अलावा कड़ा और इलाहाबाद, कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले शाह आलम को सौंप दिए। किसे? शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम को सौंप दिए। शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को देना पड़ा। यानी इसने जो युद्ध किया था उसके 50 लाख रुपए एक कंपनसेशन के तौर पे कंपनी को देना पड़ा। बलवंत सिंह, शुजाउद्दौला को बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उनकी संपत्ति पर पूरा कब्जा जो किया था उसे वापस देना पड़ा। तो ये थे इलाहाबाद की कुछ प्रथम संधियों के प्रमुख तथ्य जो अंग्रेज और इनके बीच में हुए थे। अब हम देखते हैं आगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो द्वितीय संधि में देखिए 16 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, ये सेम वही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें उभर के आईं। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा, कंपनी ने अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना रखने का फैसला किया। अंग्रेजी सेना रख के बस वही चीज़ें होती थी कि जो नवाब थे वो कोई विचार या कोई विद्रोह करना चाहते थे अगर उनके खिलाफ तो वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी सेनाएं हमेशा उनके पास ही रहती थी। नवाब द्वारा हर्जाना, नवाब को कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा। कर मुक्त व्यापार, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिली, यानी आप व्यापार करो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र नवाब को वापस नहीं दिए गए, ये भी फैसला हुआ। बनारस और गाजीपुर, बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र अंग्रेजों की सुरक्षिता में बलवंत सिंह को दिए गए, जो आपको इलाहाबाद की पहली संधि में हुआ था, लेकिन वो अवध के राजा के अधीन ही माना गया कि वो अवध के राजा के अधीन ही रहेगा, लेकिन उसकी सुरक्षिता बलवंत सिंह को दी जाएगी। रीज़न यही था कि अवध के राजा खुद कठपुतली थे अंग्रेजों के। तो कुछ प्रकार इन्होंने ऐसी नीतियाँ लाई जिससे धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का दबदबा बनता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बनता गया, और धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर भारत को गुलाम बनाया। तो ये थी हमारी बंगाल और अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या क्या कौन कौन से प्रभाव रहे। वीडियो कैसे लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।